तो फ्रेंड्स, मैं जामस विटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 2.3 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फलन के बारे में पढ़ा है, फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। बस उसी का उपयोग करके हमें इस चैप्टर में फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्वेश्चंस में आपको परिसर ज़्यादा दिए जाते हैं कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता चुके हैं कि प्रांत किसको कहेंगे, सहप्रांत क्या होते हैं और उसका परिसर क्या कहलाता है। यानी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। हर वीडियो में मैं क्या करता हूँ, आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि इससे इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स उठते हैं। इसलिए आपको अच्छे से अच्छे आना चाहिए कि वास्तव में प्रांत किसे कहेंगे, सह प्रांत और परिसर कैसे करते हैं, फिर किसी फलन का हम लोग परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम लोग 10 मिनट बाद इस पर मैं फिर से आऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार प्रांत और सह प्रांत और परिसर के बारे में ग्राफ के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद से हम आएंगे उस पर 10 मिनट बाद आएंगे, तो 10 मिनट तक लिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रांत कहते किसे हैं, सहप्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, पिछले वाली वीडियो में भी आपने देखा है। इस वीडियो में भी थोड़ी सी हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा, चाहे वो संबंध हो या चाहे फलन हो, दोनों की शुरुआत दो चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से होती है, जैसा कि क्लास 8, 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। उसी से आपकी संबंध और फलन की शुरुआत होती है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक दो चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी है, किसी फलन का प्रांत और परिसर को हम लोग ज्ञात करना है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे निकालते हैं, बहुत ही छोटे स्टेप में निकाल लेंगे। फिर फलन का जो परिसर होता है वो हमेशा वास्तविक मानों के लिए ज्ञात किया जाता है। काल्पनिक मानों के लिए फलन का परिसर या प्रांत ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये तो बात की बात है ना। सबसे पहले हम दो चर वाले एक रेखीय समीकरण यहाँ पर बना रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ y इक्वल टू है x प्लस 2। यह हमारे पास एक दो चर वाला रेखीय समीकरण है। दो चर कौन कौन से हैं, एक चर आपका x है, दूसरा चर आपका y है। इसमें जो y का मान है वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे पता करेंगे कि y का मान x पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ देखिए, y का अपना यहाँ कोई मान नहीं है। x का मान अगर आप 1 रखते हो तो उस कंडीशन में y का मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। x का मान 2 पर y का मान 4, x का मान 3 पर y का मान 5, यानी कि y का अपना कोई मान नहीं है। x का मान बदल रहा है तो y का मान ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ जो चर y है वो डिपेंड करता है x के चर पर। तो और देखिए, इस समीकरण यानी कि फलन को बनाने में कौन सा समीकरण उपयोग हुआ है, x वाला समीकरण को उपयोग में लाया गया है। यानी कि समीकरण को बनाने में जो चर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। याद रखिएगा, समीकरण को बनाने में जो चर प्रयुक्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। जिस चर का मान दूसरे चर पर डिपेंड करता है, जिस चर का मान y का मान x पर डिपेंड कर रहा है ना, जिस चर का मान दूसरे चर पर डिपेंड करता है उसको हम लोग सहप्रांत करते हैं। ठीक है ना। यहाँ मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर x का मान लिख रहा हूँ और यहाँ पर y के मान लिख रहा हूँ। x के मान 1 पर y का मान हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। x के मान 2 पर y का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x के मान 3 पर y का मान हो जाएगा आपका 3, 2, 5 हो जाएगा। और x का मान 4 पर y का मान हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का कोई ना कोई मान आएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के जितने भी मान हैं उसको मैं एक समुच्चय के अंदर पैक कर रहा हूँ, y के मान को समुच्चय के अंदर पैक कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का संबंध किससे है। संबंध के केस में आप कहेंगे 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 5 से है, 4 का संबंध 6 से है। लेकिन फलन के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, फलन के केस में आपको एक ऐसा करना है कि ये आपका प्रांत है, यह आपका सहप्रांत है। प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है सहप्रांत में, यानी कि 1 का प्रतिबिंब है 3, 2 का प्रतिबिंब है 4, 3 का प्रतिबिंब है 5, 4 का प्रतिबिंब है 6। ये आपको फलन के केस में ऐसे आपको बोलना है। प्रतिबिंब बोलिए या प्रतिचित्रण बोलिए या इमेज बोलिए, ये 3 नए शब्द आप उपयोग में ला सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इमेज बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में सब इसको इमेज के नाम से ही जानेंगे, इंग्लिश जो उपयोग होता है। ठीक है ना। तो x के सभी मान, यानी कि समीकरण को बनाने में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग प्रांत कहते हैं। तो समीकरण को बनाने में x वेरिएबल इसमें उपयोग इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इसको प्रांत कहते हैं। जिस चर का मान दूसरे चर पर डिपेंड करता है उसको हम लोग सहप्रांत करते हैं। इस प्रकार जो y का मान होगा वह इसका सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है ना। सहप्रांत को इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये है समीकरण को बनाने में जो चर इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। यहाँ पर x है और जिस चर का मान दूसरे चर पर डिपेंड करता है उसको हम लोग सहप्रांत बोलते हैं। यहाँ आपका y है, y को हम लोग सहप्रांत बोलते हैं, यानी कि y के प्रत्येक अवयव इसका सहप्रांत हो जाएंगे, x के प्रत्येक अवयव इसके प्रांत हो जाएंगे। एक आपका होता है परिसर होता है, जो हमें दिए गए फलन का परिसर ज्ञात करने को बोला जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है ना। परिसर, ये परिसर होता क्या है, परिसर को अच्छे से समझिए। परिसर क्या होता है, ये आपका क्या है, प्रांत है, ये आपका सहप्रांत है। प्रांत क्या होता है, प्रांत x के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं, y के सभी अवयव सहप्रांत कहलाते हैं, और परिसर y के सिर्फ वे अवयव जिनका संबंध x के साथ है वह इसका परिसर कहलाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पर प्रांत को लिखूँ तो प्रांत के x के सभी अवयव क्या हैं, 1, 2, 3, 4, यह इसके प्रांत कहलाएंगे। अगर मैं इसके सहप्रांत को लिखता हूँ तो सहप्रांत इसके हो जाएंगे 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। अगर मैं इसका परिसर को लिखूँ तो इसको रेंज बोलते हैं ना, मिट गया है। अगर मैं इसका परिसर लिखूँ, परिसर को क्या कहते हैं, सहप्रांत के सिर्फ वे अवयव जिनका संबंध प्रांत के अवयव के साथ है वो इसका परिसर कहलाते हैं। तो सहप्रांत के कौन कौन से अवयव हैं जिनका संबंध x के अवयव के साथ है, यानी कि प्रांत के अवयव के साथ है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो सहप्रांत है वही इसका परिसर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सहप्रांत में कोई एक ऐसा अवयव बचा है जिसका संबंध प्रांत के अवयव से नहीं है, जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है जिसका संबंध प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या यह परिसर में उपस्थित होगा, उस कंडीशन में यह परिसर में उपस्थित नहीं होगा। परिसर का मतलब यही होता है सहप्रांत के वे अवयव जिनका संबंध प्रांत के अवयव के साथ है वो उसका परिसर होता है। तो परिसर यहाँ 3 का संबंध 1 से है, 4 का संबंध 2 से है, 5 का 3 से है, 6 का 4 से है, तो इस कंडीशन में 3, 4, 5, 6 इसका परिसर कहलाएंगे। लेकिन वही सहप्रांत पूछे तो सहप्रांत मतलब इसका सहप्रांत पूछे, इसका मतलब y के सभी अवयव आएंगे। ये नहीं देखना है कि किसका पूर्व प्रतिचित्रण मिल रहा है प्रांत में या किसका इमेज मिल रहा है, नहीं, y के सभी अवयव आ जाएंगे, उसका सहप्रांत हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका सहप्रांत ये आपका रूट में 3 भी हो जाएगा। तो परिसर और सहप्रांत में बस इतना ही फर्क होता है, y के सभी अवयव लेंगे तो उसका सहप्रांत, y के सिर्फ वे अवयव लेंगे जिनका पूर्व प्रतिचित्रण या जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अवयव के साथ है तो उसका इसका परिसर कहलाते हैं। तो हमारे पास तो ये था, ये एक समीकरण था। ठीक है ना, ये आपका एक समीकरण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इस केस में हमने यहाँ पर देखा समीकरण को बनाने में x वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है तो हमने इसको प्रांत कर दिया, y का मान x पर डिपेंड कर रहा था तो हमने इसको सहप्रांत कर दिया। हम यहाँ से इसका प्रांत और परिसर y के फॉर्म में तो कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ देखिए जो y होता है, ये जो समीकरण किसका है, x, पूरी x का समीकरण है ना, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ x भी लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, समीकरण तो यही होगा लेकिन वेरिएबल को हम लोग राइट और लेफ्ट में करके देखते हैं कि उसका प्रांत और परिसर क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझना है, इसलिए मैं इसको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, करता नहीं हूँ, कर रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए। ठीक है ना, हमारे पास समीकरण था y = x + 2। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, -2 को इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा x = y - 2। हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण को बनाने में अब कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है, y हुआ है। ठीक है ना, तो y को अब हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में x वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है, y वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए y को अब हम क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे। याद रखिएगा, समीकरण इस फॉर्म में है तो इसमें x इसका प्रांत हुआ, y इसका सहप्रांत हुआ। समीकरण अगर इस फॉर्म में है, समीकरण को बनाने में y प्रयुक्त हो रहा है, इस कंडीशन में अब y आपका स्वतंत्र चर हो जाता है और x आपका परतंत्र चर हो जाता है। तो y के मान जो होंगे वही इसके प्रांत कराएंगे, x के मान इसके होंगे वह सहप्रांत कराएंगे। यहाँ देखिए समीकरण को बनाने में कौन सा चर उपयोग हुआ, y, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ y। अब इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ y का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया समझना है। ठीक है ना। अब हम क्या करें, इसके लिए भी हम वीएन आरेख की सहायता से, यानी कि इसकी सहायता से हम इसको समझ रहे हैं कि इसका प्रांत और परिसर क्या यही आ रहा है जो इसका था या अलग आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए
यहाँ पर मैं y का मान लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं x का मान ले रहा हूँ। y का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ। y के मान 3 पर x का मान 3 में से 2 घट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए y का मान अगर मैं यहाँ पर 4 करूँ तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान अगर 5 करूँ, x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 5 करूँ तो 3 हो जाएगा। अगर मैं 6 कहता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार अनंत परिमेय अनंत वास्तविक संख्याओं के लिए इसका अनंत मान आएंगे। y के जितने भी अवयव हैं हम उसको एक समुच्चय में पैक कर रहे हैं, x का समुच्चय में पैक कर रहे हैं। 3 फलन के केस में 3 का प्रतिचित्रण 1 है, 4 का प्रतिबिंब 2 है, 5 का प्रतिबिंब 3 है और 6 का प्रतिबिंब 4 है। ठीक है ना। इस प्रकार y के मान इसका प्रांत कहलाएंगे और x का मान इसका सहप्रांत कहलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ देखिए तो अब इस कंडीशन में y के ये मान इसके प्रांत हो जाएंगे और x के यह मान इसका सहप्रांत हो जाएंगे। ठीक है ना। और परिसर तो आप लोग यहाँ से समझ चुके हैं, तो परिसर को समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है ना। यहाँ देखिए इसके प्रांत होंगे क्या, प्रांत के मतलब y के प्रत्येक अवयव इसका प्रांत कहलाएंगे। y के कौन कौन से अवयव हैं, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं सिर्फ इन्हीं संख्याओं को ले रहा हूँ जिनका संबंध है, तो इसका प्रांत हो जाएंगे 3, 4, 5 और 6 और इसके सहप्रांत हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना। थोड़ा सा हम रिलेट कर रहे हैं पहले वाले जो हमने प्रांत और परिसर निकाले थे इसी समीकरण से, और इसी समीकरण से हमने दूसरे कंडीशन में भी इसके प्रांत और परिसर निकाले हैं। थोड़ा सा हम मैच करना चाहते हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले वाले कंडीशन में जब हमने इसका प्रांत निकला तो प्रांत हमारा आया था 1, 2, 3, 4। दूसरे वाले कंडीशन में जब हमने इसका प्रांत निकला वो आया 3, 4, 5, 6। चेंज हो गया ना। यहाँ देखिए दूसरे वाले कंडीशन में जब हमने इसका परिसर निकला आया 3, 4, 5, 6 और और दूसरे वाले कंडीशन में जब हमने इसका परिसर या सहप्रांत निकला वो आया है 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहले वाले कंडीशन में और जो दूसरे वाले कंडीशन में दोनों के प्रांत और परिसर या सहप्रांत आप बोल सकते हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है। मान सबका सेम है, इसका प्रांत इसका सहप्रांत हो गया है और दूसरे वाले का सहप्रांत पहले वाले का प्रांत हो गया है। यह इसलिए सिर्फ हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर जो समीकरण था उस समीकरण में x और y वेरिएबल को एक साथ हमने उलटफेर कर दिया है, तो उसके प्रांत और परिसर भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसको इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। अब एक तो विधि है कि आप ऐसे निकालिए और दूसरी विधि है कि आप ऐसे निकालिए, या ये ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, बात तो सेम है। तो क्या हमने अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया गया होता है या दिया गया रहेगा और कहेगा क्या है इसका प्रांत और परिसर निकालिए, तो क्या हम ऐसे निकालेंगे इतना बड़ा बड़ा करके, इसलिए हम इसको पढ़ें क्या, नहीं। पिछले वाली वीडियो के अनुसार जो हमने पढ़ा चुका था उसके अनुसार हमने प्रांत और परिसर को ऐसे निकाल रहे थे, लेकिन नया जो हमने पढ़ा है फलन के प्रकार पढ़ा है, मापांक फलन, परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, मॉडुलस फलन और जितने भी फलन पढ़ा है उसके चिन्ह फलन, उसके हिसाब से अब हमें ऐसे नहीं निकालना है, अब हमको अच्छे विधि से निकालना है। ठीक है ना। तो इसका सहप्रांत इसका परिसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसका प्रांत अगर देखा जाए तो प्रांत भी इसका 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, तो इसका प्रांत अनंत वास्तविक संख्याएं आएगी, इसका परिसर भी अनंत वास्तविक संख्याएं आएगा। आपको मालूम होगा कि जो फलन का परिसर होता है वो परिसर हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए निकाला जाता है, न कि काल्पनिक संख्याओं के लिए। काल्पनिक संख्याएं कभी भी नहीं आनी चाहिए। काल्पनिक संख्याएं आएगी तो उस संख्याओं का मान हम लोग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए परिसर को हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका जो निकालने की विधि है प्रांत और परिसर को, उसको हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि अब हम कैसे निकालेंगे इसका प्रांत और परिसर। अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यही इस समीकरण को लेकर हम कर रहे हैं। ठीक है ना। y इक्वल टू है x प्लस 2। सबसे पहले आपको देखना है ये आपका एक फलन है, या हम इसको लेकर कह सकते हैं फलन ऑफ x है। ऐसा दिया जाएगा फलन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 या y इक्वल टू x प्लस 2 और कहेगा आप इसका परिसर ज्ञात कीजिए या प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत जब भी बोलेगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है। तो x चर इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए x का मान इसके प्रांत कहलाएंगे, y का मान इसका सहप्रांत कहलाएंगे। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ देखिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको y बराबर x प्लस 2। अब यहाँ देखिए x के प्रत्येक मान के लिए y का मान, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए आपको ये देखना है कि y का मान वास्तविक आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ देखिए x के प्रत्येक मान के लिए चाहे आप नेगेटिव रखिए चाहे आप पॉजिटिव रखिए, कुछ भी आप रखिए, मैं यहाँ पर समझाने की एक बार और कोशिश करता हूँ और उसके बाद से हम इसको पूरे डिटेल से करने वाले हैं। यहाँ मैं x का मान लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं y का मान लिख रहा हूँ। x का मान -1 करूँ तो y का मान हो जाएगा 1, x का मान अगर -2 करूँ तो y का मान हो जाएगा 0, अगर x का मान -3 करूँ तो y का मान हो जाएगा -1, और इस प्रकार x का मान अगर मैं 2 करता हूँ तो उस कंडीशन में y का मान हो जाएगा 4, x का मान अगर मैं 3 करता हूँ तो y का मान हो जाएगा 5, और इस प्रकार मैं इसको अनंत तक कर सकता हूँ, तो इसके अनंत वास्तविक संख्याएँ मिलेंगे। इसको समुच्चय को मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी मान को मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि x की वास्तविक मानों के लिए, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याएं, रैशनल नंबर, कोई भी r रैशनल नंबर को हमेशा r से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि r के किसी भी वास्तविक मानों के लिए इसका जो सहप्रांत मिलेगा वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं ही मिलेगी। x का मान इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और y का मान भी इसके अनंत तक मिलेगी। चाहे आप नेगेटिव रखिए, नेगेटिव भी संख्याएं मिलेगी और पॉजिटिव भी संख्याएं मिलेगी। आप जितना चाहें, जितना वास्तविक संख्याएं रखेंगे उतना आपके यहाँ पर वास्तविक परिसर मिलेगा। x के वास्तविक मानों के लिए y का आपके अनंत वास्तविक मान मिलेंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ से, तो अगर आपको इसको प्रांत आपको ज्ञात करना है, प्रांत जिसे इंग्लिश में हम लोग डोमेन खोलते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रांत इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो प्रांत इसका हो जाएगा कोई भी वास्तविक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक संख्याएं इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। लिखने के एक तो ये विधि है, दूसरी भी विधि है। यहाँ से आप चाहें तो ये लिखिए, या x माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x का मान इसका प्रांत हो गया ना, तो प्रांत का मान -इन्फिनिटी से बड़ा होगा या +इन्फिनिटी से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये कोष्टक हटाकर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान इसके प्रांत हो जाएंगे, या प्रांत लिखना चाहें तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और ये मझिला कोष्टक। मझिला कोष्टक की इसलिए कि चाहे आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, इन दोनों के दोनों कंडीशन में इन्फिनिटी का मान वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि उसका एक निश्चित मान कितना होगा, इसलिए चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया जाता है। तो प्रांत के लिए आपको हमेशा ऐसा करना है, प्रांत कोई भी आपकी वास्तविक संख्या, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या चाहे आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो प्रांत होगा, ठीक है ना, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसके प्रांत को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए। अब हमें निकालना है परिसर निकालना है, तो परिसर का मतलब होता है y के वे मान जिनका संबंध या जिनका पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत के अवयव से है, वह इसका परिसर कहलाते हैं। तो परिसर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो निकालने का परिसर, ये तो विधियां मैं बता रहा हूँ ना। परिसर में आपका दिया है y = x + 2, ठीक है ना। हमें इसका परिसर निकालना है। परिसर के लिए आपको इस समीकरण में इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे प्रांत के लिए हमने क्या किया था, इस समीकरण में x वाले चर को बनाया था, इसीलिए परिसर के लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा किसके पदों में, y के पदों में। तो इस प्रकार x = हो जाएगा y - 2, ठीक है ना, यह इसका परिसर हो जाएगा y - 2, याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि परिसर, यहाँ देखिए परिसर निकालना है ना, तो परिसर निकाल रहे हैं तो y के चाहे आप कोई भी वास्तविक मान लेंगे, x का हमेशा जो मान आएगा वो आपका वास्तविक आएगा। तो इस कंडीशन में परिसर भी आपका क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है ना। y का कोई भी वास्तविक मान लीजिए, काल्पनिक नहीं लेना है, काल्पनिक लेंगे तो ये काल्पनिक मान आएगा। और हमने क्या लिखा है कि फलन का परिसर वास्तविक संख्याओं के लिए ज्ञात किया जाता है, न कि काल्पनिक संख्याओं के लिए। तो y के कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो आप x का हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसका जो परिसर होगा कोई भी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसका परिसर हमें फाइंड आउट करना है, तो परिसर हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, परिसर कोई भी परिसर r ही होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं r, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यह इसका परिसर हो जाएगा। या अगर आप ऐसे ना चाहें तो वाई का मान माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने की बहुत सारी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से परिसर को ज्ञात करना आ गया होगा। तो अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। कुछ हम ले रहे हैं प्रश्नावली के एग्जाम्पल और कुछ हम ले रहे हैं अपने मन से 4, 5 या 10 कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको अतिरिक्त प्रश्नावली के अनुसार हम इसको करने वाले हैं। जब प्रश्नावली का अंतिम या चैप्टर है तो क्यों ना हम इसको बहुत ही बेहतर से करें, ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आ जाए कि परिसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर कुछ नया करने का मतलब ये है कि हम इसका परिसर ज्ञात करना चाहते हैं अलग अलग फलनों के लिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए चलिए, पहला जो आपका प्रश्नावली 2.3 है उसका दूसरा का पहला क्वेश्चन है। हालांकि पहला क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसका पहला का पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, कुछ में क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हम इसका परिसर ज्ञात करना चाहते हैं। आपका पास एक फलन दिया गया है, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, लेकिन आगे क्या कर दिया, निगेटिव है लगा दिया है। एक बात बताइए परिसर तो हमें इसका ज्ञात करना है, तो परिसर तो हम लोग ज्ञात करेंगे। ये कौन सा फलन है, क्या आपको मालूम है? यह है आपका मापांक यानी कि मॉडुलस फंक्शन है। तो मापांक फलन के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो तो आपको पता होगा ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़े से गुणधर्म, उसके बाद से हम इसको ज्ञात करते हैं। अगर फलन ऑफ एक्स जिसका मतलब होता है y, अगर कुछ इस प्रकार है मॉड ऑफ एक्स, तो इस कंडीशन में इसके 2 मान होते हैं, x के 2 मान होते हैं। क्या? फलन के अंदर का मान अगर 0 से छोटा है तो फलन ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, x का मान ऋणात्मक होगा, लेकिन फलन से बाहर निकलने के बाद वो संख्याएं पॉजिटिव होंगी, याद रखिएगा। यहाँ देखिए यदि x का मान 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, आपको भी मालूम होगा। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में यह x का मान होगा वो आपकी पॉजिटिव होगा। तो ये आपका 2 प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 0 से छोटा होगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको भी समझा दे रहा हूँ। यदि x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब x का मान क्या है, मान लीजिए 5 है, -5 है, तो -5 भी क्या है, 0 से छोटा है। जब -5 0 से छोटा है तो इस कंडीशन में x यानी कि 5 का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन यह मार्ट से निकलने के बाद ये संख्याएं भी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो मैं मार्ट से बाहर अभी इसको नहीं निकाला हूँ। ठीक है ना, इसको मैं मार्ट से बाहर नहीं निकाला हूँ, ये मार्ट के अंदर ही है। ठीक है ना, दूसरी बात होता है कि जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, यानी कि अगर x का मान 5 हो या 0 हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस पॉजिटिव है ना, तो ये भी संख्याएं मार्ट से निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगी या 0, यही दोनों होगा। तो इस प्रकार x का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखने वाली चीज़ है, मान लीजिए अगर हमें जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो दिया है एफ ऑफ एक्स को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है ना, यह दिया है मॉड ऑफ -x, यानी कि मॉड के अंदर माइनस लगा दिया है। तो इस कंडीशन में यदि x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए, अगर मैं x की जगह पर -5 लेता हूँ, ठीक है ना, -5 लेता हूँ, तो माइनस तो ये आगे लगेगा ही जो कि है, और इसके अंदर हो जाएगा -5। -5 को जब आप हमेशा मार्क से बाहर निकालेंगे तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन आगे लगा जो ऋणात्मक वैल्यू होगा, इसके वैल्यू को हमेशा नेगेटिव ही बनाएगा। तो इस कंडीशन में भी जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में भी x का मान क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, दूसरी बात यहाँ देखिए, यदि x का मान 0 से बड़ा, चलिए हम x का मान इस बार क्या ले रहे हैं, +5 ले रहे हैं। ठीक है ना, तो +5 भी जब मार्ट से बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में इसका मान कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। लेकिन आगे कौन सी वैल्यू लिखी गई है, नेगेटिव वैल्यू लिखी गई है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी इसका मान क्या होगा, जब आगे मार्ट है तो इसका मान हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि ये मार्ट के बाहर माइनस लगा है। मार्ट के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों को दोनों वैल्यू मार्ट से बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन आगे नेगेटिव लगा वैल्यू इन दोनों ही केस में इसको नेगेटिव बना देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें इसका क्या ज्ञात करना था, प्रांत ज्ञात करना था और परिसर भी ज्ञात करना था।
तो प्रांत के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, ये हमेशा x का मान हमने क्या लिया, चाहे आप निगेटिव लीजिए चाहे आप पॉजिटिव लीजिए, इसका मतलब x का कोई भी वास्तविक मान लीजिए, चाहे निगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, उन दोनों केसों में, ठीक है ना, प्रांत क्या है हमेशा। यहाँ देखिए प्रांत को बनाने में, यानी कि समीकरण को बनाने में कौन सा वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हुआ है, x हुआ है ना, तो x के मान इसमें क्या हो जाएंगे, इसके प्रांत कहलाएंगे। तो प्रांत क्या होगा इसका, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्याएं इसका प्रांत हो सकती है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी वास्तविक संख्याएं, चाहे x का मान नेगेटिव लो, हमने यहाँ पे देखा ना x का मान जब -5 किया, -3 किया, -2 किया, या +1 किया, +2, +3, +10, +20, कुछ भी कर दीजिए, कोई भी वास्तविक संख्याएं ले लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। x के वास्तविक संख्याएं लेने पर y के भी इसका मान क्या आ जाएगा, हमेशा निगेटिव। यहाँ देखिए y यानी कि सहप्रांत का जो मान आएगा वो हमेशा इन दोनों ही केस में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव वास्तविक नंबर होंगे, ठीक है ना। प्रांत तो आप यहाँ से और परिसर आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। परिसर क्या ज्ञात हो जाएगा आपका, यह हमेशा और हमेशा निगेटिव वास्तविक संख्याएं ही होंगी। लिखने का परिसर क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to 0, -∞ हो चाहे +∞ हो, कोष्टक हमेशा छोटा वाला लगता है। 0 के अंदर कौन सा कोष्टक लगेगा, यह भी आपका छोटा ही लगेगा। अगर बड़ा वाला कोष्टक लग जाएगा, इसका मतलब y का जो मान आएगा वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि y का जो मान आएगा वो हमेशा और हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम एक बार थोड़ी सी और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x का मान हम क्या कर रहे हैं, इसमें y = दिया है, x का मान हम इस कंडीशन में -5 रख रहे हैं, ठीक है ना, ओके, -5 रखा ना। तो इस कंडीशन में वो जो y का मान आएगा, यहाँ देखिए -5 मार्च से निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये निगेटिव संख्या उसको निगेटिव बना देगी, ठीक है ना। यह आपका है x का मान है और यह आपका y का मान है, ठीक है ना, अच्छा सा है ना। यहाँ देखिए अगर हम अब दूसरे कंडीशन में y का मान अगर -3 ले, तो इस कंडीशन में भी -3 मार्च से निकलने के बाद +3 हो जाएगा और इस प्रकार जो y का मान आएगा यह निगेटिव के साथ वह निगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, y का मान हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए x का मान इस बार अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि 2 लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी 2 बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यह निगेटिव वैल्यू उसको क्या बना देगी, -2 बना देगी, ठीक है ना। इस प्रकार आप चाहे -20 लेंगे तो भी +20 लेंगे तो भी उस कंडीशन में आगे क्या है, निगेटिव है, तो ये संख्या +20 मार्च से निकलने के बाद प्लस हो जाएंगी, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू उसको निगेटिव बना देगा, तो ये -20। इस प्रकार कुछ भी आप वास्तविक संख्या लीजिए तो हमेशा यह निगेटिव वैल्यू ही होगा और यह कोई भी वास्तविक नंबर हो जाएगा। मार्च के अंदर कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो यह हो जाएगा। इस प्रकार y के जितने भी ये मान आए हैं वो सभी के सभी निगेटिव नंबर्स आए हैं, ठीक है ना। और इसमें x का मान पॉजिटिव भी आया है, निगेटिव भी आया है। तो इस प्रकार x के मान को हम लोग प्रांत कहते हैं, y के मान को हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो प्रांत इसका कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सहप्रांत हमेशा और हमेशा निगेटिव वास्तविक नंबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा निगेटिव वास्तविक नंबर होगी। जब निगेटिव वास्तविक संख्याएं होगी तो इसके लिखने की 2 विधियाँ हैं। आप चाहें तो इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो -∞ to 0 भी लिख सकते हैं, या परिसर है ना, यानी कि y का मान है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -∞ से बड़ा और हमेशा 0 से छोटा वास्तविक संख्याएं होंगी, इसका परिसर हो जाएगा। तो लिखने की विधियाँ चाहे आप ये लिखिए या आप ये लिखिए, दोनों के दोनों मान हमेशा और हमेशा बराबर होंगे, सही होंगे, ठीक है ना। तो आप परिसर, आपको सिर्फ क्वेश्चन में हल क्या करना है, आपको ऐसे हल लिखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो आप ऐसे समझा सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे है, प्रांत इक्वल टू ये r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्या होगी,
ठीक है ना। अगर आपसे परसर का आता है तो परसर आप ये लिख सकते हैं, और का ये लिख सकते हैं, या और या इन तीनों में से कोई भी आप इसे लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने, और मुझे लगता है कि 100% भी मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है और आपको भी यह समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इसका प्रांत और परसर कैसे ज्ञात करते हैं यह आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसका प्रांत और परसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा दिया है आपका परसर ज्ञात करना है, यानी कि फलन ऑफ एफ एक्स दिया है इक्वल टू वाई होता है, और हम जानते हैं यह दिया है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना। और हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करना है या प्रांत, दोनों हम ज्ञात कर लेते हैं ना। प्रांत ज्ञात करना है तो हम इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है, एक्स चर इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए एक्स का मान इसका क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। वाई का मान डिपेंड करता है एक्स पर, इसलिए वाई के मान जो होंगे वह इसका सहप्रांत या परिसर कहलाएंगे। तो हमें तो ये ज्ञात करना है। दूसरी बात ये देखना है क्या जो भी हमारा समीकरण को बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, दूसरे टाइप एक्स इन्वॉल्व हुआ है ना, क्या वह समीकरण रूट के अंदर है या रूट के बाहर है, किस फॉर्म में है, क्या वो परिमेय संख्या के फॉर्म में है, क्या वो वर्गमूल के फॉर्म में है, या क्या वो उसके अंदर वो कड़री के अंदर है। तो हमें उसमें क्या करना है ये आपको अच्छे से देखना है। यहाँ देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, अगर ये संख्याएं रूट के अंदर हैं तो हमेशा रूट के अंदर होने वाली जो भी संख्याएं होती है वो हमेशा 0 से बड़ा होनी चाहिए। क्यों 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब वो 0 से छोटी होगी तो वो सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होगी, और परिसर हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए ज्ञात किया जाता है, न कि काल्पनिक संख्याओं के लिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे अगर मान लीजिए यह y इक्वल टू दिया है रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर के कुछ हम ऐसे वैल्यू लेते हैं जो कि मान लीजिए -4 आ गया, तो -4 अब आपकी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। काल्पनिक संख्याएं हो जाएगी, और इस प्रकार हम इसका परिसर नहीं ज्ञात कर सकते। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, या तो वो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में दिए गए फलन का हम लोग परिसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए तो सबसे पहले हम प्रांत ज्ञात कर लेते हैं ना। प्रांत के लिए आप चाहें तो सिर्फ प्रांत लिख सकते हैं, मैं तो प्रांत के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना। प्रांत के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, जरूरी है कि क्या जरूरी है कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखे गए हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमेशा और हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रांत के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस कंडीशन में एक्स लेस देन आर इक्वल टू प्लस -3 हो जाएगा। बस आपने इसका प्रांत ज्ञात कर लिया। यानी कि प्रांत का मान क्या होना चाहिए, या -3 से बड़ा होना चाहिए, या -3 से बड़ा या बराबर, +3 से छोटा या +3 से बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये क्या है, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा से संख्या रेखा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यह आपका 0, यह आपका 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार इनफाइनाइट, यह आपका -1, -2, -3, -4, यह आपका इनफाइनाइट। एक्स का मान क्या होना चाहिए, या तो -3 से बड़ा, -3 से क्या होना चाहिए, छोटा, या -3 के बराबर। -3 के बराबर तो ये है, -3 से छोटा आपका क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी वैल्यू हो जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, बराबर वाला साइन लेना है। -3 से छोटा या -3 के बराबर, तो -3 के छोटा तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ बराबर का भी साइन है, तो -3 से बराबर, और क्या +3, प्लस -3 है ना, इसका मतलब -3 से छोटा या बराबर, या +3 से छोटा या +3 के बराबर। तो +3 से छोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बराबर का मतलब ये हो जाएगा। इस प्रकार आप x का मान -3 से लेकर +3 तक कुछ भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में दिए गए फलन का आप प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे, यहाँ देखिए -3 लेते हैं x की जगह पर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उस कंडीशन में 9 में से 9 घटेगा आपका हो जाएगा 0, और 0 आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है ना। -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 9 में से 4 घटेगा हो जाएगा √5, और √5 वो भी आपकी वास्तविक संख्या है, काल्पनिक नहीं ना है, वास्तविक है।
इस प्रकार -1 लेंगे, 0, 1, 2 भी लेंगे तो 2 दूना 4, 9 में से 4 जाएगा, रूट आएगा 5 और रूट 5 भी आपकी वास्तविक संख्या होगी। 3 लेंगे तो 3 3 9, 9 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 0 और 0 भी आपकी वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या के लिए आप प्रांत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो -3 to 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, यह इसका प्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा इसका प्रांत ये हो जाएगा। ओके, सहप्रांत के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले वाला समीकरण था, यानी कि अब y को समीकरण में इन्वॉल्व करना है, समीकरण y के लिए बनाना है और x को उस पर डिपेंड कराना है। उसके लिए हम लोग परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समझ में आया ना। अच्छा, ये कहा अगर क्या यह -4 हो सकता है क्या इसके प्रांत में। यहाँ देखिए -4 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 16 और 9 में से 16 घटाएंगे वो हो जाएगा आपका -7 और -7 आपकी काल्पनिक संख्या है, तो उसके लिए आप इसका प्रांत ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि -7 काल्पनिक संख्या है। +4 लेंगे तो +4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16 और 9 में से 16 घटेगा वो हो जाएगा आपका -7 जो कि आपकी काल्पनिक संख्या है। तो सिर्फ वास्तविक संख्या के लिए -3 से लेकर 3 तक ही ऐसे बीच की संख्याएं सभी के सभी आ जाएंगी जो दिए गए फलन का मान प्रांत ज्ञात करने के लिए सहायक होगी। परिसर देखते हैं। परिसर, इसे इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। परिसर देखते हैं। परिसर के लिए हमें एक दिया गया है यहाँ पर y = दिया गया है रूट में 9 - x², ठीक है ना। चलिए हम इसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा y² बराबर 9 - x², ठीक है ना। x² को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 9 - y² और इस प्रकार हो जाएगा x बराबर रूट में 9 - y², ठीक है ना। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 9 - y² और हमें इसका ज्ञात करना है परिसर। परिसर के लिए भी वही विधियाँ लगेंगी जो आपका प्रांत के लिए लगा था। वर्गमूल के अंदर है ना, हमेशा करनी के अंदर जो भी कोई भी संख्या है, चाहे आपका प्रांत हो या परिसर हो, वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे परिसर के लिए ज़रूरी है कि, या परिसर के लिए मैं सिर्फ लिख देता हूँ, परिसर के लिए क्या चाहिए, 9 - y² का मान क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, या यहाँ से हो जाएगा 9 > y², ठीक है ना, या यहाँ से हो जाएगा y <= ±3, ठीक है ना। y का मान क्या है, परिसर ही ना y का मान है और x का मान आपका प्रांत था। तो परिसर का मान क्या आया, या तो +-3 > y या y <= ±3। इसका मतलब y का मान क्या से क्या होना चाहिए, हमेशा y का मान जो भी होना चाहिए वो आपका -3 से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर या -3 से बड़ा, या यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ देख लीजिए। तो y का मान क्या होना चाहिए, -3 से लेकर +3 तक y का मान होना चाहिए। इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू कर सकते हैं, यहाँ देखिए y बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो परिसर के लिए क्या जरूरी है कि -3 से लेकर +3 तक इसका मान होना चाहिए। ये बड़ा कोष्टक है ना, मझिला कोष्टक नहीं लगाना है, ठीक है ना, हमेशा इसका मान यही होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप इसका परिसर बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको प्रांत और परिसर अच्छे से ज्ञात करना आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, या क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्या है। हालांकि प्रांत और परिसर के लिए हमने जो भी डिस्कशन किया था वाकई में बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्ट के तौर पर भी अच्छा था और आपको समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2.1 का अगर हम पहला क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए संबंध और फलन में क्या अंतर होता है। कैसे एक संबंध फलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह किस पर डिपेंड करता है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि संबंध और फलन में क्या अंतर था, शायद नहीं बताया होगा, हमें याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि संबंध है तो और फलन है तो इसके बीच में क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन।
संबंध और फलन में क्या अंतर होता है? ओह, इंग्लिश में लिखिएगा। चलिए यहाँ समझ लीजिएगा, संबंध और फलन में क्या अंतर होता है ये हम देखने वाले हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण से इसको भी हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास दो चर वाला एक रेखीय समीकरण है जो अब की बार कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यह आपका है x, यह आपका है y का मान। x का मान 1 पर, y का मान हो जाएगा 2, 2 पर इसका मान हो जाएगा 3, 3 पर इसका मान हो जाएगा 4 और 4 पर इसका मान हो जाएगा 5, ठीक है ना। x के मान ये है, y का समुच्चय में मैंने पैक कर दिया है, ये आपका 4 है, समझिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसको मैंने पैक कर दिया है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। समीकरण को बनाने में x वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए x के मान को हम लोग इसमें प्रांत कहेंगे। y वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल पर, इसलिए y के प्रत्येक मान इसके सहप्रांत कहलाएंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए, 1 का संबंध के केस में 1 का संबंध हो जाएगा 2 से, 2 का संबंध हो जाएगा 3 से, 3 का संबंध हो जाएगा 4 से और 4 का संबंध हो जाएगा 5 से। किसके संबंध के केस में, ठीक है ना। तो इसके बीच में संबंध को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक का संबंध 2 है, 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से और 4 का संबंध 5 से, ठीक है। ओके, संबंध के केस में हम पढ़ रहे हैं, इसको संबंध के केस में पढ़ रहे हैं, अभी फलन के केस में पढ़ेंगे और फिर दोनों से कंपेयर करेंगे संबंध और फलन में क्या अंतर होता है। सॉरी, यहाँ देखिए, प्रांत सहप्रांत ये आपका संबंध हो गया है। संबंध के केस में हो सकता है कि समुच्चय प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का संबंध सहप्रांत के अवयव से है, ठीक है ना। इसको तो मैंने समीकरण के तौर पर इसको मैंने दर्शाया है, अगर समीकरण न हो तो हम कैसे दर्शाएंगे। हो सकता है कि प्रांत के सभी अवयव या एक से अधिक अवयव का संबंध सहप्रांत के अवयव से हो सकता है आपका 1 का भी संबंध किससे हो, 3 से हो, 2 का संबंध भी किससे हो, 4 से हो, 3 का संबंध किससे हो, 3 से हो। ये संबंध के केस में ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रांत के कुछ अवयव ऐसे बचे हुए हो जिसका संबंध सहप्रांत के अवयव से हो ही ना, ये भी हो सकता है। संबंध के केस में ऐसा पॉसिबल है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि संबंध में हो सकता है कि समुच्चय प्रांत के एक अवयव का संबंध सहप्रांत के 2 अवयव से हो या 3 अवयव से हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी यह पॉसिबल है। हो सकता है कि संबंध के 2 या 2 से अधिक अवयव का संबंध सहप्रांत के एक अवयव से हो, जैसे यहाँ से भी मैंने दर्शाया ना, यह आपके प्रांत के एक अवयव का संबंध 2 से दर्शाया है। हो सकता है कि प्रांत के 2 अवयव का संबंध सहप्रांत के एक अवयव से हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है संबंध के केस में। फलन के केस में हम थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ फलन फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन के केस में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि फंक्शन के केस में फलन हम किसको कहते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। इसी को लेकर देखते हैं ना। अगर 1, 2, 3 और 4 हो सकता है 5 है, और इसमें हो सकता है 2, 3, 4, 5 और 6 हो। यह आपके x के अवयव हैं, यह आपका y के अवयव हैं, ठीक है ना। यह आपका x के, सॉरी यार चल ही नहीं रहा है, x के अवयव हैं और ये आपका y के अवयव हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग हमेशा इसको बोलते हैं प्रांत, क्योंकि समीकरण को बनाने में x चर इन्वॉल्व हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं सहप्रांत बोलते हैं। तो ये वास्तव में फलन के केस में अगर देख रहे हैं, ये आपका संबंध यानी कि रिलेशन के केस में था, ठीक है ना। यहाँ देखिए, फलन के केस में क्या होता है कि प्रांत की सभी के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से मिलना चाहिए, लेकिन संबंध के केस में ऐसा नहीं था। इसमें प्रांत की अवयव का 5 का प्रतिबिंब 5 का इमेज या संबंध किसी सहप्रांत के किसी अवयव से नहीं है, लेकिन फलन के केस में ये जरूरी है कि प्रांत की सभी के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए मिल रहा है प्रतिचित्रण, इसका प्रतिचित्रण ये है, इसका प्रतिचित्रण ये है और इसका प्रतिचित्रण ये है, और ये डाट वाला मुंह इस पर है ताकि ये पता चलता है कि प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत में है।
फलन किस प्रकार परिभाषित है? फलन आपका इस प्रकार परिभाषित है, प्रांत से सह प्रांत की ओर। और फलन क्या है आपका? फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो पहला क्या कंडीशन है? पहला यही कंडीशन है कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के अवयव से होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा आपका ये कंडीशन है कि प्रांत के एक अवयव या एक से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है, दो अवयव से हो सकता है, सॉरी एक अवयव से नहीं हो सकता है, सॉरी यहाँ देखिए पहला कंडीशन ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के अवयव में होना चाहिए, सह प्रांत में होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा क्या है कि प्रांत के एक, दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे हो सकता है। प्रांत के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। हो सकता है। यह आपका दूसरा था, प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा यहाँ देखिए, तीसरा, लेकिन प्रांत के एक अवयव का एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो अवयव से नहीं हो सकता है, दो या दो से अधिक अवयव से नहीं हो सकता है। यह आपका तीन कंडीशन मालूम होना चाहिए। अभी मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ। पहला क्या है? प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत में होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। तीसरा क्या है? प्रांत के दो या दो से अधिक, प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों के साथ नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी फलन इन कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फलन है, नहीं करता है तो वो फलन नहीं होगा। प्रूफ कर दे कैसे? यहाँ देखिए, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कोई हमारे पास कोई फलन है या कुछ इस प्रकार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स को हम लोग हमेशा वाई कहते हैं। अरे चल रहा भैया, अभी तक तो चल रहा, ठीक है ना। अगर कोई फलन कुछ इस प्रकार परिभाषित है एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इन कंडीशन में देखिए यहाँ पर यह आपका x का मान होगा, यह आपका y का मान होगा, ठीक है ना। x का मान अगर हम -1 रखें तो y का मान -1 का स्क्वायर +1, तो y का मान क्या आ जाएगा? +1 हो जाएगा। अगर हम x का मान अगर हम +1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर y का मान +1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर -2 रख दें तो इसका मान हो जाएगा 4, अगर मैं +2 रख दूँ तो इसका मान हो जाएगा 4, ठीक है ना। यह आपका प्रांत है, यह आपका सह प्रांत है। 4 4 है ना, एक ही बार लिखने की जरूरत है। यह आपका प्रांत के अवयव हैं और यह आपके सह प्रांत के अवयव हैं। यहाँ देखिए क्या हमने कहा, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत में होना चाहिए। प्रांत के सभी अवयव क्या है? -1 1 -2 2। -1 का भी संबंध किससे है? 1 से है। 1 का संबंध भी किससे है? 1 से है। -2 का संबंध किससे है? 4 से है। 2 का संबंध भी किससे है? 4 से है। तो प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में मिल रहा है ना, इसका मतलब ये फलन है। दूसरे कंडीशन को फॉलो कराते हैं ना।
प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। प्रांत के यहाँ देखिए दो या दो से अधिक, यानी कि यह एक है यह दूसरा है, दो अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से मिल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। इधर देखिए दो अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से मिल रहा है, 4 से मिल रहा है ना, -2 और 2 का प्रतिचित्रण, तो ये भी सही है, यानी कि दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका एक फलन है। तीसरा क्या है, लेकिन प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो या दो से अवयव से नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ना, प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो अवयव से है, नहीं है। प्रांत के दो अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से है, लेकिन प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो अवयव से नहीं है। तो इस कंडीशन में ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ यह हमारा एक फलन है, और यह फलन कहाँ से कहाँ तक है, x से y में है, ठीक है ना, यह फलन x से y में है, एक फलन है। तो इस प्रकार इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई भी फलन होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा एक फलन है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, फलन के केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो अवयव से हो जाए। अगर इस प्रकार कोई फलन परिभाषित है तो वो फलन फलन नहीं होता है, वह फलन आपका संबंध बन जाता है। हो सकता है कि फलन के केस में हो सकता है कि कम से कम दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है, लेकिन प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको संबंध और फलन अच्छे से दोनों में फ़र्क नज़र आ गया होंगे। क्या इन दोनों में भिन्न है, ये भी समानताएं नज़र आ गई होंगी। अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर, देखते हैं कि क्वेश्चंस है क्या, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं ना, तो यहाँ घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एक संबंध दिया गया है, संबंध एक नहीं संबंध 3 दिए गए हैं, और इसमें आपसे कहा गया है कि यदि यह संबंध एक फलन है तो उस कंडीशन में हमें इसका परिसर ज्ञात करना है, यानी कि रेंज को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो दिया गया संबंध है क्या वो फलन की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फलन के कंडीशन को अगर संतुष्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में कहेंगे दिए गए संबंध एक फलन है, वरना हम इसको कहेंगे कि यह हमारा एक फलन नहीं है। यहाँ देखिए इसके बीच में जो संबंध दिया गया है वो है 2 1 5 1 8 1। अच्छा है, सबसे पहले जो संबंध दिया गया है उस संबंध को यहाँ पर क्रमिक युग्म के फॉर्म में लिख दिया है। क्रमिक युग्म के फॉर्म में जब भी कोई संबंध को लिखा जाता है तो क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होते हैं वो आपके प्रांत के अवयव होते हैं, जो सेकेंड वाला अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो आपके सह प्रांत के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, यहाँ पर 2 5 8 11 14 और 17 यहाँ पर x के अवयव होंगे, और जो y के जो अवयव होंगे वह इसके सेकेंड वाला 1 1 1 1 1 और 1 होगा, ठीक है ना। तो मुझे इसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। लेकिन फिर में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधे आपको लिखना है कि यह संबंध फलन है या नहीं है। तो कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया है कि कंडीशन क्या होते हैं संबंध के और फलन के। तो मैं इसको डायग्राम पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। क्रमिक युग्म में जो पहला अवयव लिखे गए होते हैं, यानी कि इसमें 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है, 17 है, यह आपके x के अवयव होते हैं। आपको मालूम है ना, ये आपके x के अवयव होते हैं। और जो सेकेंड वाला लिखे गए होते हैं, सेकेंड नंबर पर क्या है 1 1 1, एक ही अवयव को रिपीट किया गया है, तो रिपीटेड अवयव को सब एक बार लिखा जाता है 1 से है, ठीक है ना। ये आपका y के अवयव है। और इसके बीच में जो संबंध है वो इससे है, 2 का संबंध है 1 से है, 5 का संबंध भी 1 से है, देखिए 8 का संबंध भी 1 से है, 1 से है, 11 का संबंध भी 1 से है, 14 का संबंध भी 1 से है, 17 का संबंध भी 1 से है। अब यह संबंध आपका क्या फलन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और इसके बीच में संबंध कुछ इस प्रकार है R, ठीक है ना। तो ये संबंध क्या फलन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो यह दिया गया संबंध एक फलन हो जाएगा। फलन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सहप्रांत में होना चाहिए। प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत में होना चाहिए, है यहाँ पर बिल्कुल सही है। फलन के पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा ये पढ़ा कि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से हो सकता है। यहाँ देखिए प्रांत के एक या एक से अधिक यानी कि सभी अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से है। दूसरे कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। तीसरा हमने ये पढ़ा लेकिन प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रांत के किसी भी एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 अवयव से नहीं है,
ठीक है ना। इसका मतलब तीसरे कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है, तो यह आपका एक फलन होगा। जब इसका फलन होगा तो इसका परिसर हमें ज्ञात करना है, तो परिसर क्या होगा, परिसर y के अवयव हो जाएंगे। y के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से मिलता है, तो इसका भी प्रतिचित्रण मिल रहा है 1 है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ दिया गया, यहाँ पर हाँ दिया गया संबंध एक फलन है, दिया गया संबंध फलन है, फलन है बस। और इसका परिसर पूछा है तो आप इसका परिसर भी ज्ञात कर सकते हैं। परिसर क्या आपका आएगा, परिसर हो जाएगा 1, ठीक है ना, परिसर आपका 1 हो जाएगा। इसका परिसर आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ज्ञात करते हैं कि दिया गया संबंध एक फलन है, अगर है तो इसका भी परिसर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए x के अवयव क्या हो जाएंगे, क्रमिक युग्म का पहला अवयव 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है ना। 2 का संबंध किससे है, 1 से है। 4 का संबंध 2 से है। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 और 7, ये आपके समुच्चय x के अवयव हो जाएंगे, यह आपके समुच्चय y के अवयव हो जाएंगे। ये आपका x का अवयव, ये y का अवयव, ठीक है ना। अब देखिए 2 का संबंध 1 से है, हाँ बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। 4 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 3 से है, 8 का संबंध 4 से है, 10 का संबंध 5 से है, 12 का संबंध 6 से है, 14 का संबंध 7 से है, और इसके बीच में कोई संबंध इस प्रकार है, ठीक है ना। तो अब ये कहा है कि क्या यह फलन है, फलन है तो फलन के कंडीशन को तो सेटिस्फाइड करिए। देखते हैं फलन के कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए पहला क्या था, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से होना चाहिए। प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के प्रत्येक अवयव से है, पहला कंडीशन को फॉलो करता है। दूसरा हमने ये पढ़ा प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से होना चाहिए। प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से नहीं है, यहाँ पर है ना, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले वाला कंडीशन को फॉलो कर दिया, दूसरा फॉलो करे या नहीं करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका यह भी दिया गया संबंध फलन होगा। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि प्रांत की एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 अवयव से नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपके संबंध दिया गया एक फलन है, और इस फलन का परिसर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव हो जाएंगे। दूसरा में भी क्या हो जाएगा आपका परिसर सहप्रांत के अवयव, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसका परिसर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा देखते हैं कि दिया गया संबंध क्या वो फलन है, अगर है तो इसका हम लोग परिसर ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रांत के अवयव क्या है, 1 1 2, 1 और 1 और 2। तीसरा है 1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेड अवयव को सिर्फ एक बार लिखा जाता है क्रमिक युग्म में, ठीक है ना। तो ये आपका x के अवयव हो जाएंगे, ठीक है ना। y में देखिए क्या है, 3 5 5, 3 5 और 5 5 5 भी रिपीट कर रहा है, तो इसको सिर्फ ही हम एक बार लिखेंगे। 1 का संबंध 3 से है, बहुत बढ़िया, 1 का संबंध 3 से है। 1 का संबंध 5 से है, यहाँ देखिए 1 का संबंध 5 से है। 2 का संबंध भी 5 से है, 2 का संबंध भी 5 से है, ठीक है ना। अब ये आपको बताना है कि क्या दिया गया संबंध फलन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला हमने क्या पढ़ा, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से होना चाहिए। प्रांत के दोनों अवयवों का प्रतिचित्रण सहप्रांत के अवयव से है, बिल्कुल पहला कंडीशन को फॉलो करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से हो सकता है, ठीक है ना। प्रांत के 2 अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के एक अवयव से तो है, बिल्कुल है। लेकिन तीसरा कंडीशन हमने ये भी पढ़ा था कि प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 अवयव से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि प्रांत के एक अवयव एक का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 अवयव यानी कि 3 से भी है 5 से भी है, तो तीसरा कंडीशन को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या यह संबंध एक फलन होगा, नहीं। तीसरे कंडीशन में से तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। जब इसका फलन ज्ञात नहीं है तो हम इसका परिसर भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। प्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के 2 अवयव से है, इसलिए इसका परिसर हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दिया गया संबंध सिर्फ संबंध है, वो फलन नहीं है। तो तीसरा क्या होगा कि दिया गया संबंध
फलन नहीं है। जब दिया गया संबंध फलन नहीं है तो उसका परिसर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। दूसरा तो हमने कर लिया है, तीसरा देखते हैं, चौथा पांचवा देखते हैं, उसके बाद से यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे प्रश्नावली 2.2 पर, 2.1 पर। क्यों 2.1 पर? क्योंकि किताब में उल्टा पुल्टा कर दिया है, पहले कुछ और दिया है, बाद में कुछ और दिया है। किताब की वजह से हम भी पढ़ा रहे हैं तो बाद में कुछ और पढ़ा रहे हैं, पहले कुछ और पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 है। हालांकि कंसेप्ट को तो हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को भी हम एक बार और कंसेप्ट के तौर पर कर लेंगे, वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं इसको मिटा देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है का एक आपका फलन दिया गया है, फलन ऑफ एफ एक्स, जो कि दिया गया है आपका 2x - 5 दिया गया है, ठीक है ना। 2x - 5 दिया गया है। इसमें परिभाषित है एक फलन है, हालांकि ये क्या है, एक फलन है, संबंध नहीं है। इसमें बोल दिया है कि यह आपका एक फलन है, ठीक है ना। और इसमें इसका क्या करना है, इसके मान ज्ञात करना है। f0 पर इसका मान ज्ञात करना है, और इसका मान ज्ञात करना है f7 पर मान ज्ञात करना है, और f-3 पर ज्ञात करना है। फलन ऑफ -3 पर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करना है, कितना आसान है ना, हम कर सकते हैं। अच्छा, फलन ऑफ f(x) का मतलब होता है वास्तव में y होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x के जगह पर, यानी कि इसका परिसर हमें ज्ञात करना है। हमें ऐसा क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि इस परिसर ज्ञात कीजिए, हालांकि हमें उसमें परिसर ही ज्ञात करना होती है, प्रांत ज्ञात नहीं करना होता है। क्वेश्चन के परिसर ही ज्ञात करना होता है। यहाँ पर एक फलन दिया गया है, और वो फलन है y = 2x - 5, और हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रांत, अगर प्रांत का मान अगर हम रखते जाएं, प्रांत का मान 0 पर देखिए, इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से 2 में गुणा होगा, -5 हो जाएगा। तो 0 पर इसका प्रांत क्या हो जाएगा, परिसर क्या होगा, -5 होगा। 7 रखेंगे x की जगह पर, तो 7 × 14 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 9 इसका परिसर हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर f-3 रखेंगे तो -3 दूना -6, और -6 -5 -11 हो जाएगा, इसका परिसर -11 हो जाएगा। तो इस फलन पे हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो f(0) = क्या हो जाएगा, और सॉरी ये हो जाएगा आपका 2, और x की जगह पर आप 0 रखनी, और ये -5। इस प्रकार जो y का मान आएगा वो आ जाएगा आपका -5। 7 पर रखिए तो ये हो जाएगा 2 × 7, और ये है -5, और ये हो जाएगा 14 - 5, और ये हो जाएगा आपका 9। -3 पर रखिए तो -3 दूना हो जाएगा -6, और -5 इस प्रकार हो जाएगा -11। आप यहाँ से इसका परिसर भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। -5, 9 और -11 ये क्या है, ये वास्तव में परिसर का मान है, ठीक है ना। इसका परिसर इतना होगा। किताब में नहीं दिया है कि इसका परिसर है, लेकिन वास्तव में यह इसका परिसर है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक फलन दिया गया है, T तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। T तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। TC = 14, यहाँ लिखिए 14, ठीक है ना। और ये दिया गया है TC बराबर कितना दिया गया है, 9c/5, 9c/5 प्लस कितना दिया गया, 32 होगा ना, 32 होगा। ये वास्तव में एक सूत्र होता है, क्या, तापमान को सेल्सियस में बदलने का, एक फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का एक सूत्र होता है, और ये सूत्र सही है, इतना होता भी है। यानी कि अगर आपको सेल्सियस का मान ज्ञात करना है तो फ़ारेनहाइट का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है तो सेल्सियस का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण द्वारा। तो फ़ारेनहाइट को इसमें कहा है क्या कि फलन 30 सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। तो TC बराबर इतना है, तो परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। किस पर कितना पर ज्ञात करना है, सबसे पहले T0 पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा ज्ञात करना है आपका T28 पर ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया। तीसरा आपका करना है T-10 पर ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद से क्या है, C का मान जब TC बराबर 212, TC बराबर जब 212 हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है।
देखिए कितना आसान से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान से ज्ञात कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए बस टी, इसमें क्या करें, टी सी का मान इसमें 0 रखिए, सी का मान 0 रखिए। देखिए मान क्या रहा है, टी का मान इसमें, सी का मान क्या रखना है, ये आपका है टी सी, और सी की जगह पर पहले 0 रखना है, फिर 28 रखना है, फिर -10 रखना है, इसको सॉल्व करना है। फिर टी सी इक्वल टू दिया है 212 यहाँ रखिए, तो यहाँ से आपका सी का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, प्रतिचित्रण दिया गया है ना। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसमें देखिए कुछ आप फिगर बनाने की अगर मैं बात करूं तो फिगर आपका कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, ये आपका एक फिगर बनेगा, यह आपका दूसरा बनेगा। यह आपका फ़ारेनहाइट है और ये आपका सेल्सियस है, ठीक है ना। मैं इसको मिटाकर फ़ारेनहाइट लिख देता हूँ। फ़ारेनहाइट में इसका मान दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बीच में एक फलन दिया गया है जो टी कुछ इस प्रकार है, टेम्परेचर यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फार्मूला। तो यहाँ देखिए टी सी, टी का मान जब 0 रखेंगे, टी का मान सी का मान जब हम 0 रखेंगे, सी मतलब सेल्सियस, ठीक है ना। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है ना। तो ये आपका सेल्सियस, सॉरी ये आपका सेल्सियस होगा और ये आपका फ़ारेनहाइट होगा। ये आपका सेल्सियस नहीं होगा, सेल्सियस आपका ये होगा सेल्सियस, और ये आपका फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए सी का मान जब हम 0 रखेंगे, फ़ारेनहाइट ये आपका सी है, सी का मान जब हम, ओह सॉरी पहले वाला ही हमने सही किया था, ओह सॉरी ये नहीं होगा ना, फ़ारेनहाइट, हाँ सही है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। सेल्सियस का मान टी 0 पर निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब सी की जगह पर जब हम 0 करेंगे तो फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना निकलेगा, 9 × 0 बराबर हो जाएगा 9 × 0 0 0 × 5 0, और ये इसका मान हो जाएगा 32, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान कितना होता है, 32 होता है, ठीक है ना। तो 0 का संबंध हो जाएगा 32 से, प्रतिचित्रण मिलेगा 32 मिलेगा। मैं यहाँ से भी मैं कर देता हूँ, 0 × 9/5 + 32 इक्वल टू हो जाएगा 0 + 32 और इक्वल टू हो जाएगा 0। 28 करिए तो ये हो जाएगा 9 × 28/5 + 32 इक्वल टू हो जाएगा 5 से 28 कटेगा कितने बार में, 5 × 25 और बचेगा आपका 3, यानी कि 5.6 + 9 + 32, और ये होगा 9 × 6 = 54, और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 5 50, 0.4 + 32 इक्वल टू हो जाएगा 82.4, ठीक है ना। यहाँ देखिए t -10 पे देखिए, -10 पे देखिए, तो ये हो जाएगा 9 × -10 और ये है भागा 5 और ये है आपका 32 इक्वल टू 5 दूना 10 यानी कि -2 9 9 18 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12 4 और ये हो जाएगा 1 14, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जब सेल्सियस का मान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ रहा है आपका 32 डिग्री आ रहा है, सॉरी ये 32 होगा ना, 32 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का जो भी मान आता है वो 32 आता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 28 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का जो भी मान आता है वो आपका 82.4 केल्विन आता है, ठीक है ना। -10 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का जो भी मान आता है वो आपका 14 केल्विन के आसपास आता है, इसलिए 28 का प्रतिचित्रण ये हो जाएगा और 10 का प्रतिचित्रण -14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे ग्राफ द्वारा भी इसे दर्शा सकते हैं और चाहें तो आप इससे भी इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। TC बराबर 212 दिया गया है और इसमें कहा है C का मान ज्ञात कीजिए, C का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हैं, TC बराबर 212 रखिए इस समीकरण में, ये हो जाएगा 212 इक्वल टू 9C/5 और प्लस 32 को मैं इधर ला रहा हूँ तो 212 - 32 इक्वल टू 9C/5, ये हो जाएगा घट के 0, 21 में से 3 जाएगा बचेगा 18 इक्वल टू 9C/5, 9 से कटेंगे 9 दूना 18 20 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा C बराबर 20 बचे 100, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 212 फ़ारेनहाइट में जो सेल्सियस का मान होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, आपका 100 डिग्री सेल्सियस।
212 केल्विन फ़ारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस में अगर उसका तापमान चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको यह याद रखें। तो आप इसे ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें रेंज फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसका जो फलन दिया गया है वो फलन एक फलन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, वो रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, और एक्स का जो भी मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में हमें फलन ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देखिए समीकरण को बनाने में कौन सा चर उपयुक्त इन्वॉल्व हुआ है, एक्स हुआ है, इसलिए एक्स इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हमारा प्रांत है, और एफ ऑफ एक्स इसका मतलब होता है आपका वाई, ठीक है ना। इसमें दिया नहीं गया है लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक्स इसमें आपका क्या है, स्वतंत्र चर है, और एक्स इसका प्रांत है, और प्रांत का मान कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से बड़ा रखना है। एक्स का मान 0 से बड़ा, यानी कि 0 से छोटा नहीं रखना है, 0 से बड़ा रखना है। जब एक्स का मान 0 से बड़ा रखेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए 0 से बड़ा रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से और बेटर से समझ में आ जाए। ये है y इक्वल टू है 2 - 3x, ठीक है ना। और जब हमें क्या करना है, x का मान 0 से बड़ा रखना है, 0 से बड़ा रखना है, 0 से छोटा नहीं रखना है। तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, या √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। इसमें दिया गया है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो होती है वो आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या परिसर के लिए काल्पनिक संख्या का मान नहीं आना चाहिए, यानी कि काल्पनिक संख्या में परिसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, हमेशा वास्तविक संख्या में ज्ञात किया जा सकता है। तो x का मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान हो जाएगा और यहाँ पर y का मान हो जाएगा। समझाने के लिए लिख रहे हैं, हालांकि यह तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है लेकिन आप समझ लीजिए। x का मान हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 रख, 0 से बड़ा रखना है ना, चलिए हम 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 में से 2, यहाँ देखिए बचेगा आपका 2 और -3 बचेगा आपका -1। x का मान अगर हम 2 रखें तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 में से 6 हो जा -4। x का मान 3 रखेंगे तो इसका मतलब 3 3 9 -7 आएगा। x का मान 4 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 4 3 12 -10 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार x का कोई भी वास्तविक मान रखेंगे जो 0 से बड़ा होगा, उसके लिए जो परिसर आएगा, ये परिसर आएगा, वो परिसर हमेशा और हमेशा नेगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है ना। और हमें परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर ज्ञात होगा। कब, जब हम x का मान हमेशा 0 से बढ़ा लेंगे तो, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या कहा है कि हमें इसमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज यानी कि इसमें परिसर क्या होगा, परिसर कोई भी हमेशा और हमेशा नेगेटिव रियल नंबर होगा, या कह सकते हैं -∞ से लेकर 0 के बीच की सारी की सारी संख्याएं इसका परिसर हो जाएंगी। तो परिसर इसका क्या होगा, -∞ से लेकर -∞ से लेकर 0, इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ये छोटा कोष्टक में बड़ा कोष्टक कर देंगे, इसका मतलब 0 उसमें इन्वॉल्व होगा, और जब 0 इन्वॉल्व होगा तो 0 आपकी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और लेकिन यहाँ कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, परिसर हमेशा और हमेशा इसका -∞ से लेकर 0 के बीच में सारी के सारी नेगेटिव रियल यानी कि वास्तविक संख्याएँ होगी। इसका हमें फाइंड आउट करना है, और ये आपका है x² + 2, यानी कि x एक वास्तविक संख्या है। जब x हमेशा आपकी वास्तविक संख्या है तो x की जगह पर चाहे आप नेगेटिव संख्या लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव संख्या लीजिए। इसको मैं एग्जांपल से समझा दूँ ना ताकि अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, y इक्वल टू दिया है जो कि फलन ऑफ x है, और उसका मान दिया है x² + 2 दिया है, और इसमें कहा है कि x बिलोंग्स टू कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि R में बिलोंग्स कर सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है चाहे आपका नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, चाहे आपका अपरिमेय संख्या लो, चाहे परिमेय संख्या लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर x का मान ले रहा हूँ और यहाँ पर y का मान लूँगा। x का मान अगर मैं -1 करूँ तो उस कंडीशन में -1 का स्क्वायर +1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। x का मान -2 करूँ तो उस कंडीशन में भी -2 का स्क्वायर +2 तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। x का मान मैं अगर यहाँ से 3 लेता हूँ तो 3 3 9 और 2 हो जाएगा 11। x का मान अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 4 16 2 18 हो जाएगा। x का मान अगर मैं रूट में 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और +2 = 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने इसमें क्या किया है कि नेगेटिव संख्या को भी लिया है x में और पॉजिटिव संख्या को भी लिया है x में।
लेकिन इसका जो परिसर होगा, प्रांत तो इसका x होगा क्योंकि समीकरण को बनाने में x इन्वॉल्व हुआ है, तो x इसका प्रांत हो जाएगा। प्रांत आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन इसका जो परिसर हुआ वो परिसर हमेशा और हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। पॉजिटिव वास्तविक संख्या, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वास्तविक संख्या प्राप्त हो रहा है, तो पॉजिटिव वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। या सिर्फ पॉजिटिव देखिए 3, 6, 11 और 18 और 4 ये सभी के सभी पॉजिटिव वास्तविक संख्या ही है, निगेटिव तो है नहीं। तो इस प्रकार इसका जो परिसर होगा तो इसका परिसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका परिसर अगर आप याद करेंगे तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग समझ लेंगे। तीसरा आपका है f(x) = x और x आपकी वास्तविक संख्या है। जब x आपकी वास्तविक संख्या है इसका मतलब वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये वास्तव में कौन सा फलन है आप बता सकते हैं, तत्समक फलन है। मैंने आपको बताया ना, तत्समक फलन का मतलब y का x का जो भी मान रखेंगे वही मान आपका y का आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, नेगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो इसका जो परिसर होगा, जब इसका प्रांत ही वास्तविक संख्या है तो इसका परिसर भी क्या आएगा, आपकी वास्तविक संख्या ही आएगी। या परिसर में आप ऐसे लिख सकते हैं r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ही इसका परिसर होगी। आपको समझ में आ रहा है ना, वो आसान है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने हाथ से बनाकर बेस को समझ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलते हैं हम पर्सनली 2.1 के सभी क्वेश्चंस पर। और 2.1 बहुत ही ज़रूरी है, मैंने उसको नहीं बताया था क्योंकि चैप्टर ही उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो हम भी वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि उसे बता देना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनली 2.1 के सभी क्वेश्चंस।